आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। तो रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड प्रोसेस के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं आज हम उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF value as shown in the given diagram। तो ये देखिए जो डायग्राम दिया गया है BrO4 माइनस से BrO3 माइनस बन रहा है, फिर HBrO, फिर Br2 और फिर Br माइनस। अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया गया है। तो कह रहा है कि ये जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम के आधार पर हमें बताना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार चेंज हो रही है। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन इज। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब असमानुपाती अभिक्रिया। हमने आपको बताया था कि किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो किसी अभिक्रिया में, तो हम उसे असमानुपाती या डिसप्रपोर्शनेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ब्रोमीन से Br माइनस बन रहा है, तो ब्रोमीन का ऐसा यौगिक या कंपाउंड जिसमें ब्रोमीन का ऑक्सीकरण हो रहा हो और अपचयन दोनों हो रहे हो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तो उसी को हम डिसप्रपोर्शनेशन बोलेंगे। तो डिसप्रपोर्शनेशन कहाँ हो रहा है, यानी ब्रोमीन का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहाँ हो रहा है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अब देखिए हम वहीं पर जा रहे हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन, तो उस हिसाब से हम लोग आगे समझेंगे। तो कह रहा है फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर कोई अभिक्रिया अपने आप हो रही है यानी स्वतः हो रही है, तो उसके लिए क्या मापदंड है कि कोई अभिक्रिया स्वतः हो। तो उसके लिए जरूरी है कि या तो E0 सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका पॉजिटिव हो, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G0 निगेटिव हो। इन दो कंडीशन में कोई भी अभिक्रिया हमारी स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होती है। उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या तो पॉजिटिव हो या गिब्स फ्री एनर्जी हमारा निगेटिव हो। ये दो शर्तें हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम ये अभिक्रिया क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें अभिक्रिया में गंभीरता से, तो यहाँ पर देखें अगर हम तो पाएंगे कि HBrO को मूल मान लिया जाए अगर, तो यहाँ पर देखिए BrO3 माइनस, तो पहले इस Br का हम लोग निकालते हैं। तो X मान लेंगे जिसका निकालना है, माइनस ऑक्सीजन का -2 और 3 है तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर पावर में -1 है तो -1 हो जाएगा। तो X इक्वल टू आ जाएगा +5। तो यहाँ पर Br की ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गई। यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में है, और यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन की -2 होती है और हाइड्रोजन की +1, तो Br की +1 होना पड़ेगा क्योंकि -2 है तो +2 होना चाहिए ताकि इसको न्यूट्रल किया जा सके। तो यहाँ पर Br की +1 हो गई, तो +1 से +5, इसका मतलब ये है कि अगर HBrO से हम
Br3 माइनस बना दें तो +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो क्या हो कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए Br3 माइनस से HBr बन रहा है, हम उल्टा बना रहे हैं क्योंकि हमें एक ऐसा यौगिक चुनना है जिसमें Br का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। तो अगर HBrO से Br3 माइनस बनाया जाए तो ऑक्सीकरण संख्या +1 से +5 होगी, यानी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण होगा। और इधर अगर HBrO से Br2 बना दिया जाए तो +1 से 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। तो HBrO से अगर Br3 माइनस बने और Br2 बने तो एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ अपचयन हो रहा है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसी को असमानुपाती अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो अब इसी मुद्दे को लेकर के हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Br3 माइनस HBrO बन रहा है, तो E0 सेल हमारा 1.5 है, और अगर ये तीर को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम अभिक्रिया उल्टा करेंगे तो E0 सेल का चिन्ह भी उल्टा करना पड़ेगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए HBrO से Br2 बना, तो जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है E0 = 1.595 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन हो रहा है। HBrO में हमारा Br की +1 है, यहाँ पर 0 है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला गया है इसको, E0 को। अब HBrO से HBrO3 बन रहा है, यानी यहाँ पर हमारा +1 है, यहाँ पर +5 है, हमने निकाला, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है। और चूंकि जो क्वेश्चन में अभिक्रिया थी उसमें Br3 माइनस से HBrO बन रहा था, तो E0 1.5 था। अब यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, HBrO से Br3 माइनस बना रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह उल्टा कर दिया गया, पॉजिटिव की बजाय निगेटिव कर दिया गया। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अब चूंकि ऑक्सीकरण हमारा एनोड पर होता है तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 से +5, यानी ऑक्सीडेशन है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो एनोड लिखा गया है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो चूंकि यहाँ पर +1 से 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो अपचयन या रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर SRP लिखा गया है और कैथोड लिखा गया है। तो आप देखिए 2HBrO से Br2 प्लस Br3 माइनस, इस प्रकार से हमने रिएक्शन लिख दी कि इसी अभिक्रिया में ये +1 है, इसमें 0 है, इसमें +5 है, यानी एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। एक में Br यानी ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है +1 से 0, तो दूसरे यौगिक में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी +1 से +5 हो रही है। अब हमारा फार्मूला होता है E0 सेल = SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E0 सेल = SRP कैथोड प्लस SOP एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है नोट पर, जबकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आप इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ चिन्ह भी उल्टा करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस है तो हमने प्लस कर दिया। इन सब बारीकियों को समझिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, SRP हमारा कितना है 1.595। अब देखिए हमारा
SOP कितना है -1.5, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह सहित वैल्यू लिखेंगे माइनस का 1.5, तो ये 1.595 प्लस में माइनस जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 1.5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.095 वोल्ट। वही देखिए निकल के आ गया। अभी नॉट सेल हमारा 0 से ज़्यादा है देखिए, और 0 से ज़्यादा हो या गिब्स फ्री एनर्जी मानक मुक्त गिब्स ऊर्जा, मानक मुक्त गिब्स ऊर्जा हिंदी में बोलेंगे, वो जो है 0 से कम हो, तो यहाँ पर इनर्शियल 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, इसलिए अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस लिख दिया, तो 22 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 22 का डी HBRO हमारा में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। देखिए उसमें जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में दिया है तो हमने बता दिया। हमसे तो सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन कहाँ होगा, असमानुपाती अभिक्रिया, तो HBRO से यहाँ ये बन जाए और यहाँ ये बन जाए तो ये अभिक्रिया असमानुपाती या डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। बस इतना ही हमको बताना, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभिक्रिया का निकालने की ज़रूरत ही नहीं, परंतु फिर भी निकाला है तो हमने आपको समझा दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaClS एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन R। कह रहा है कि मोलर चालकता NaCl की, HCl की और CH3COO यानी कि अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 126.45, 426.16, 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। कह रहा द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। अगर इन सब के हम अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रहे हैं तो कह रहा है CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कुछ भी नहीं करना है, इसके पीछे हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ भी इस तरह के सारे क्वेश्चन आए थे और बड़ी बारीकी से हम लोगों ने उनको किया था। अब यहाँ भी उसी प्रकार से समझते हैं, तो जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस NaCl का दिया गया है तो λ0 NaCl हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस को λ0 यानी यहाँ पर देखिए लिखा है λ0 यानी जिस तरह लिखा हम वैसे लिखेंगे, λ0 यानी इक्वल टू 126.45 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हकीकत में मोलर कंडक्टेंस को लिखना चाहिए λNaCl। जब 0 लग जाता है तो स्टैंडर्ड यानी मानक हो जाता है, तो स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस होता तब 0 लिखते ऊपर। चलिए 0 हम लिख रहे हैं, लेकिन जैसा लिखा है वैसे समझते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने इसको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl हो जाएगा 126.45 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl हो जाएगा 426.16 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस Na+, यानी CH3COO यानी कि कितना है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सब चीज़ का लिख लिया गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्रॉस रूल्स, क्रॉस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं अगर उनको तोड़ा जाए तो यहाँ पर देखिए λ0 HCl हो जाएगा λ0 H प्लस नहीं लगा है, प्लस होना चाहिए, प्लस λ0 Cl माइनस। इसी प्रकार NaCl को तोड़ेंगे तो λ0 NaCl हो जाएगा λ0 Na प्लस λ0 Cl माइनस के बराबर। इसी प्रकार CH3COO Na का हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, λ0 CH3COO Na इक्वल टू λ0 Na प्लस λ0 CH3COO माइनस। इस प्रकार से जो जो क्वेश्चन में दिया गया है हमने उसको यहाँ पर
लिख लिया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है CH3COOH का मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर लैम्डा 0 CH3COOH इक्वल टू लैम्डा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0H प्लस, ये हमको लैम्डा 0 CH3COOH का निकालना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। आप देखिए जो 3 हमने ये इक्वेशन बनाए हैं, इसी में से इन्हीं रिएक्शंस को उल्टा सीधा करके, इन्हीं इक्वेशन को उल्टा सीधा करके हमें ये प्राप्त करना है, जैसे भी आप प्राप्त कर सकें, उल्टा सीधा करके, गुणा भाग करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किया गया है। तो लैम्डा 0 CH3COOH इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 0 CH3COO यानी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0 यानी प्लस, ध्यान दीजिएगा अभी बता रहे हैं, प्लस लैम्डा 0 H प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस माइनस लैम्डा 0 यानी प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो हमने किया है, इस हिसाब से ये Na प्लस और Cl माइनस इस Na प्लस और Cl माइनस से कट जाएगा और बचेगा क्या, लैम्डा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0H प्लस। तो लैम्डा 0 CH3COOH का जो ऊपर इक्वेशन लिखा है उसमें लैम्डा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0H प्लस इतना ही तो लिखा है। तो ये चीज़ निकल के आ गई कि नहीं। तो कुल मिला करके हमें CH3COO यानी का जो मोलर कंडक्टेंस है और HCl का जो मोलर कंडक्टेंस है, इनको जोड़ देना है और NaCl के मोलर कंडक्टेंस में घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह लिखा गया है कि मोलर कंडक्टेंस CH3COO यानी का और मोलर कंडक्टेंस HCl का जोड़ दिया है और NaCl का घटा दिया है। तो कुल मिला करके यहाँ पर हमारा NaCl का घटा देना है, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देना। जब आप ऐसा करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसको और इसको जोड़ के इसको घटाएंगे, जैसा यहाँ पे आया है इक्वेशन में, ये तो ये आंसर हमारा 390.71 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं और इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको बताना है और एसिटिक एसिड का मोलरिटी दे दिया है और इसका मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस दे दिया है। और यहाँ पर देखिए लैम्डा 0H दे दिया है, प्लस होना चाहिए, यानी लैम्डा 0H प्लस यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन दे दिया है और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन दे दिया है, इनका भी दे दिया। अब देखिए ऑप्शन देना था लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन छूट गए हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है। तो क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इसको करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है, मोलर कंडक्टेंस CH3COOH का दे दिया है लैम्डा 0 CH3COOH इक्वल टू 20 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पर देखिए मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एक ही बात है, और जो ये जीरो वाला मैटर है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो उसके बारे में आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर देख लीजिएगा। हो सकता है हमें ही अभी काफ़ी दिन पढ़ाए हो गए तो कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो। यहाँ पर जीरो लिखा है, परंतु सीधी सी बात है हमारा क्वेश्चन से में विशेष जोर होना चाहिए कि क्वेश्चन निकलना कैसे है। तो लैम्डा 0 CH3COOH हो गया 20 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH दे दिया है हमको, कंसंट्रेशन को C लिखा है 0.007 मोलर है, और लैम्डा 0H प्लस यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H आयन दे दिया है 350 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस दे दिया है 50 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
तो अकॉर्डिंग टू खरास रूल, यहाँ भी खरास रूल लग जाएगा, खरास ला। तो लैम्डा 0 CH3COOH अगर हम निकालना चाहें तो जो ये दोनों दिए गए हैं H+ और CH3COO-, तो अगर हम इसकी रिएक्शन वो इक्वेशन बनाएं तो क्या होगा, लैम्डा 0 CH3COOH इक्वल टू लैम्डा 0 CH3COO- प्लस लैम्डा 0 H+, यही तो लिखेंगे। तो जैसी बात है कि इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये लैम्डा 0 CH3COOH का मोलर कंडक्टेंस निकल आएगा। तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो CH3COOH का मोलर कंडक्टेंस हमें प्राप्त हो गया। अब ध्यान देना है, एक तो मोलर कंडक्टेंस हमको ये दिया गया है क्वेश्चन में, और एक इस इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया, इक्वेशन लिख करके 2 वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए वो जो बात हमने आपको बताई स्टैंडर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर लैम्डा CH3COOH लिखा है, जबकि यहाँ पर दोनों जगह 0 लगा दिया है। तो अब देखिए वही बात यहाँ आके फंस गई। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ये है हमारी, और कैलकुलेटेड वैल्यू ये है जिसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, और ये हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो ये लैम्डा CH3COOH है, ना कि लैम्डा 0, ध्यान देना। तो अब क्या करेंगे, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन की, मतलब कितने % वियोजन हुआ। तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू कम बटे ज़्यादा हमने बताया था, और ये भी बताया था कि कितना भाग टूटा और पूरा कितना भाग है। तो स्टैंडर्ड वाला पूरा हो गया और कितना भाग टूटा यानी वियोजित हुआ। तो यहाँ पर लैम्डा CH3COOH अपन लैम्डा 0 CH3COOH हो गया। तो अल्फा इक्वल टू आ गया, क्वेश्चन में हमको दिया है लैम्डा, और लैम्डा 0 हमने निकाला है। तो ये आ गया 20/400 इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 0.05 इक्वल टू 5 × 10⁻²। ये हमारा आ गया अल्फा की वैल्यू, वियोजन की मात्रा कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए हमने फिर रिएक्शन लिखा, एक एक चीज़ को समझते जाइए, बड़ी आसानी से बात समझ में आई। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा CH3COOH इक्वेशन, टूट करके CH3COO- प्लस H+ बनाया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों निकाला, कितना भाग वियोजित हुआ यानी डिसोसिएट हुआ यानी टूटा। तो देखिए जब हमने इसको लिया CH3COOH को, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो समय 0 है। तो जब 0 समय है तो अभिक्रिया हुई ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसका बरकरार है, सांद्रता बरकरार है। और इधर 0 0 है या डॉट डॉट लिख दिया है, मतलब अभी कुछ भी टूटा नहीं है, तो कुछ वैल्यू इसकी नहीं है। अब T इक्विलिब्रियम, जब जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, इसमें एक स्टेप और होना चाहिए, एट टाइम T पर अगर देखा जाए तो कितना भाग टूटा। तो अगर मान लीजिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये टूट गया, तो इधर कितना बचेगा, C माइनस अल्फा, इस तरह से। अब ये अल्फा में से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर इस सांद्रता का कितना % टूटा। तो मान लीजिए कि C भाग टूटा अल्फा का, तो C अल्फा जैसे यहाँ लिखा है, और ये भी C अल्फा हो जाएगा। तो अब जब इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा तो C माइनस C अल्फा, यहाँ अल्फा होना चाहिए, और C अल्फा और C अल्फा हो गए। चीज़ बहुत बार हमने आपको बताया है। अब इक्विलिब्रियम पर अगर देखें तो K इक्वल टू इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना टूटा ये बटे कितना भाग प्रारंभ में था वो, तो C² अल्फा² आ जाएगा, इनका दोनों गुणा करेंगे अपान C कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा अंदर बच जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा C अल्फा² अपान 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा से एक C कट जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने की बात है। समझने की बात यहाँ पर ये है कि देखिए जैसे ये 100 होता तो पूरा 100 भाग तो टूटेगा नहीं, बहुत कम भाग टूटेगा।
क्योंकि ये वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल चीज़ें कम टूटती हैं, प्रबल ज़्यादा टूटती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये 1 से बहुत कम होगी और 1 माइनस अल्फ़ा लगभग 1 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है कि जब बहुत कम टूटेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत कम टूटा है और टूटने वाला भाग अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होगी। इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा पर 1 में अगर बहुत कम घटाएंगे तो लगभग 1 के बराबर होगा। तो वही चीज़ लिखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी और 1 में जब अल्फ़ा घटाएंगे यानी बहुत कम घटाएंगे तो लगभग 1 के बराबर ही होगा। आप देखें तो जब लगभग 1 के बराबर ही होगा तो अगर हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे तो 1 लिख देंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर ही बचेगा के की वैल्यू, क्योंकि बहुत कम है तो उसको नेगलेक्ट मान लेंगे। तो जब बहुत कम है इसको नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.007 और अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर 5 × 10⁻⁻2 या 0.05 है। ये वैल्यू रख दिया 0.05 का और स्क्वायर कर दिया तो आ गया 1.75 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। इस हिसाब से हमारा 24 का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन को करना है हमने आपको बताया। अब 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, अब क्रिया को बैलेंस किया गया इस रिएक्शन को, यहाँ पर ए बी सी डी बी सब दिया गया है आपको, यहाँ C/2 है, यहाँ B है, यहाँ भी B माना है। तो कह रहा है द कोफिशिएंट AB एंड C आर फाउंड टू बी रेस्पेक्टिवली। तो ये जो ABC दिए गए हैं इनकी वैल्यू क्या है। तो देखिए 4 विकल्प हैं, चारों यहाँ रख करके देख लीजिए, जिससे बैलेंस हो जाए वही आंसर होगा, बाकी हम लोग करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, Cr2O 1 - 2 + SO3 - 2 + CH प्लस से Cr + 3 + SO4 - 2 + CH2O। ये फर्स्ट स्टेप है। टू राइट बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट स्केलेटन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें स्केलेटन इक्वेशन लिखना है। स्केलेटन का मतलब कंकाल तंत्र, जैसे हमारे शरीर में अगर हड्डियां ना हो तो हम उठे बैठ नहीं सकते, लचीला हो जाएगा शरीर। तो इसीलिए इस अभिक्रिया का जो मूल अभिक्रिया है उसको लिखना है, ताकि हम अभिक्रिया के जो कोफिशिएंट हैं उनको बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए Cr2O7 - 2 है, और यहाँ पर देखिए Cr2O7 होना चाहिए, ये 1 लिखा है, यही हम सोच रहे थे कि 1 कैसे है, 7 होना चाहिए। तो Cr2O7 - 2 और SO3 से यहाँ पर Cr2 + 3 और SO4 - 2 बना दिया। यहाँ प्लस जो ऊपर लिख गया है यहाँ नीचे होना चाहिए, इस तरह, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए Cr2O7 - 2 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, बहुत बार निकाल के बता चुके हैं, तो +6 आया। यहाँ पर Cr का +3 है, यहाँ पर SO3 में यह -2 है, देखिए नहीं लिखा है, निकाला है यस की तो +6 आया है। यहाँ SO4 - 2 में यस की +6 है, ये दोनों निकाल लिया है। अब यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर Cr 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए 2 का गुणा किया है और 3 में से 6 को घटा दिया है, तो ये हो गया -6 इंटू ये। अब आगे यहाँ पर देखिए
अभी यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी है। ये तीर पहली बात तो यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ तक गलत है, और यहाँ पर -2 होना चाहिए, यहाँ पर -2। अब इस सल्फर का अगर निकालें तो हम x - 6 = -2, तो x = +4 आ जाएगा। तो +6 नहीं +4 होना चाहिए। इसका निकालें तो x - 8 = -2, तो x = +6। तो ये +6 है सल्फर का, और यहाँ पर +4 होना चाहिए। तब चेंज कितने का हुआ? तो एक आइटम है तो 1, इधर 6 है इधर 4 है, तो 6 - 4 चेंज के लिए निकाला। तो ये आ जाएगा 2 आएगा। और इसके आधार पर अगर देखें, क्रोमियम के आधार पर बैलेंस करना है, तो इधर 3 का गुणा किया गया है ताकि ये 6 हो जाए दोनों तरफ। मतलब ये वाला और ये वाला, इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन वाली है क्योंकि बढ़ रहा है, और ये रिडक्शन वाली है क्योंकि घट रहा है। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। तो दोनों का हमें बैलेंस करना है। तो ये 2 आया है, 2 में 3 का गुणा किया गया है। अब इसको देखते हैं क्यों गुणा किया गया, अभी पता चलेगा। अब देखिए रिडक्शन हाफ सेल देखते हैं, तो क्रोमियम Cr3 है, यहाँ पर Cr2 है, 2 आइटम है और यहाँ पर 1 आइटम है। तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ? क्योंकि 2 आइटम है तो 2 का गुणा किया, और चेंज इधर +6 है और इधर 3 है। तो जैसे इधर जो बन रहा था इसका +6 था, तो +6 में इधर वाला -4 घटाया गया था, +4 था तो घटाया गया तो माइनस चिन्ह। उसी प्रकार इसमें इससे ये बन रहा है, तो जो बन रहा है उसमें से इसको घटाया गया 3 - 6, और 2 का गुणा इसलिए किया गया क्योंकि 2 आइटम है। इधर 3 का गुणा किया गया, इसमें 2 का गुणा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इधर भी 6 हो जाए, इधर भी 6, तो इधर 2 का गुणा किया गया तो 6 हो गया, 3 का गुणा किया गया, इसमें 2 का गुणा होगा और 3 - 6 होगा, तो 3 आएगा माइनस का, -3, और 2 का गुणा होगा तो -6 हो जाएगा। हम देखें -6 हुआ, और चूंकि ये 6 है तो इसलिए इसको भी 6 रखना है, तो केवल 1 का गुणा किया गया। तो कैसे क्या गुणा किया जा रहा है ये बात आपको समझना चाहिए। अब ये गुणा भाग हमने समझ लिया, तो अब कह रहा है देखिए कि स्टेप सेकंड में क्या करना है, बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय मल्टीप्लाइंग विद 3। अब 3 के गुणा से गणित बन जा रही है, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है स्टेप सेकंड में कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या कितना घटा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए SO3 - 2 और SO4 - 2 में 3 का गुणा करने पर 6 आ जा रहा था, जैसे यहाँ 6 है माइनस का, तो 6 बैलेंस हो रहा है। 3 का गुणा करने पर तो 3 का गुणा कर दिए गए। अब देखें स्टेप थर्ड, बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट O, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस क्रोमियम मल्टीप्लाई इट विथ 2। अब देखें यहाँ पर 2 का गुणा करने से ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ बैलेंस हो रही, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो इधर 2 है ही, इधर नहीं है 2, तो 2 का गुणा इधर कर दिया गया। ठीक ना, इधर दोनों तरफ किया गया है क्योंकि सल्फर दोनों तरफ 3 हो जाएंगे। इधर तो 2 है ही, इधर नहीं है 2, तो इधर केवल 2 का गुणा किया गया। अब स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करेंगे पानी के अणुओं को जोड़ करके, एडिंग H2O मॉलिक्यूल। तो इधर देखिए 4 ऑक्सीजन है, इधर नहीं, इधर 3 त्रिकोण 1 10, ये 7 है, गलत, ये 1 1 लिख रहा है, 7 है, इसको सुधार लीजिएगा। तो 7 9 7 16, और इधर 12 है, तो 4 H2O और जोड़ दें तो 12 4 16 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएंगे, तो 4 H2O जोड़ दिया। ऑक्सीजन 16 है इधर, तो इधर भी 16 हो गए।
तो इस प्रकार से ये पूरी बैलेंस इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई Cr2O7। अब देख लीजिए, इधर क्रोमियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 16 है, इधर भी 16 है, हमने देखा। सल्फर 3 है, इधर भी 3 है। इधर देखिए माइनस के 14 और ये 6, 14 और 6 20 हो गए। और इधर माइनस का इस तरह देखिए, माइनस का इसमें 2 है और ये 2 का गुणा है, तो माइनस का ये 6, तो 6 2 8। इधर ये देखते हैं दोनों तरफ अभी चार्ज बैलेंस है कि नहीं। अब देखिए इधर अभी चार्ज बैलेंस नहीं है, ये 7 होना चाहिए यहाँ पर। तो 7 दूनी 14 और 6 20 निगेटिव चार्ज है इधर, और इधर 6 निगेटिव 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, तो इधर तो ये कट के 0 हो गया, इधर 0 नहीं होगा। तो अब इसके लिए जो हाइड्रोजन है इधर प्लस जोड़ करके इसको बैलेंस करना चाहिए था, जैसा क्वेश्चन में हमारे दिया गया है। तो अब इधर तो बैलेंस हो गया निगेटिव पॉजिटिव, इधर नहीं बैलेंस हो रहा है। तो हमें 20 जैसे निगेटिव है, 7 होता तो 7 दूनी 14 और 6 20, तो इधर 20 H+ आयन जोड़ देंगे तो इधर भी बराबर हो जाएगा। कुल मिला के काम करना पड़ेगा, लेकिन इतना सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे H+ जोड़ा है, आप यहाँ देखिए 1 3 8, यहाँ पर ABC जो लिखा है इनमें रख के देख लीजिए, जिससे भी बैलेंस हो जाए वही हमारा आंसर होगा। इतना गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनमें ये वैल्यू रख के आप चारों देख लीजिए, जिससे भी बैलेंस हो जाए वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से सारे नीट के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।